हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात गीतकार शैलेंद्र की, जिनका नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में दर्ज सर्वश्रेष्ठ गीतकारों में शामिल है। शैलेंद्र का बचपन बेहद तकलीफों और अभावों में बीता था। उनके पिता बिहार के रहने वाले थे, लेकिन रावलपिंडी में आर्मी कैंटीन चलाते थे। बंटवारे के बाद उनके पिता परिवार को साथ लेकर मथुरा चले आए थे, खाली हाथ। न रहने का ठिकाना, न खाने का। कई कई दिन उन्हें भूखे सोना पड़ता था। फिल्म उजाला में शैलेंद्र ने एक गीत लिखा था, सूरज जरा आ पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। चूल्हा है ठंडा पड़ा और पेट में आग है, गर्मा गर्म रोटियां कितना हंसी ख्वाब हैं। ये दरअसल शैलेंद्र के उन्हीं बदहाली भरे दिनों की यादें थीं। मथुरा में कुछ दिन गुजारने के बाद रोजी रोटी की तलाश में शैलेंद्र मुंबई चले आए और माटुंगा की रेलवे वर्कशॉप में काम करने लगे। गीत और कविता लिखने का शौक उन्हें था ही। एक कवि सम्मेलन में राज कपूर ने उन्हें सुना तो फिल्म बरसात में गीत लिखने का न्योता दे दिया। साल 1949 में रिलीज हुई बरसात और इसका संगीत सुपरहिट रहा और फिर अगले 1.5 दशकों तक शैलेंद्र एक से बढ़कर एक अर्थपूर्ण गीत लिखते हुए नई नई ऊंचाइयां छूते चले गए। लेकिन अचानक उनके करियर को ब्रेक लगा और कुछ ही दिनों बाद महज 43 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। दरअसल करियर की ऊंचाइयों पर रहते हुए 1960 के दशक में शैलेंद्र को अचानक फिल्म निर्माण की सूझी। वो अपनी जमीन, अपनी संस्कृति से इतना जुड़े हुए थे कि उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु की बिहार की देहाती पृष्ठभूमि पर लिखी कहानी मारे गए गुलफाम पर फिल्म बनाने की सोची। वो फिल्म थी तीसरी कसम। इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में थे राज कपूर और वहीदा रहमान। निर्देशन बासु भट्टाचार्य का था, जो बिमल रॉय के असिस्टेंट हुआ करते थे। फिल्म तीसरी कसम बासु भट्टाचार्य की बतौर स्वतंत्र निर्देशक डेब्यू फिल्म थी। शैलेंद्र को न तो व्यवसाय की समझ थी और न ही कोई अनुभव। वो एक सीधे साधे भावुक हृदय कवि थे। फिल्म तीसरी कसम को बनने में काफी वक्त लगा और फिल्म ओवर बजट होती चली गई और जब रिलीज हुई तो हॉल खाली थे। कहा जाता है कि शैलेंद्र के असमय निधन की वजह फिल्म तीसरी कसम की नाकामी से हुआ जबरदस्त आर्थिक नुकसान था, लेकिन ये सच नहीं है। दरअसल शैलेंद्र के निर्माता बनते ही उन चेहरों से नकाब उतरनी शुरू हो गई थी जिन्हें शैलेंद्र अपना मानते थे। उन्हें भले ही फिल्म की नाकामी ने आर्थिक रूप से तोड़ कर रख दिया हो, लेकिन वो अपने समय के सबसे महंगे गीतकार थे और महज 5-7 महीनों में ही आर्थिक संकट से निजात पाने की कुव्वत रखते थे। उन्हें अगर मारा था तो अपनों के दिए गम ने। फिल्म का प्रोडक्शन शैलेंद्र के एक बेहद करीबी रिश्तेदार संभाल रहे थे। कहते हैं कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग के लिए झांसी और बीना का इलाका इसलिए चुना था क्योंकि वहां उनकी प्रेमिका रहती थी और वो अपनी प्रेमिका और उनके परिचितों और परिजनों को इम्प्रेस करना चाहते थे। जबकि फिल्म की शूटिंग मुंबई के आसपास ग्रामीण इलाकों में भी की जा सकती थी। फिल्म के खाते से दर्जनों सूट सिलवाए गए, जबकि ये फिल्म देहाती पृष्ठभूमि पर बनी एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी जिसमें सूट जैसी ड्रेसेस की कोई जरूरत ही नहीं थी। उधर फिल्म के डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य का अपने गुरु बिमल रॉय की बेटी रिंकी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इससे बिमल रॉय बेहद नाराज थे। उन्होंने रिंकी को जबरन कोलकाता भेज दिया था और अचानक एक रोज बासु भट्टाचार्य भी लापता हो गए, जिसका सीधा असर फिल्म के शेड्यूल पर पड़ा। फिल्म के शेड्यूल बार बार बनते बिगड़ते रहे। कलाकारों की दी हुई डेट्स बेकार जाती रही और इससे भी फिल्म
ओवर बजट होती चली गई। बाद में पता चला बासु भट्टाचार्य ने कोलकाता जाकर रिंकी से कोर्ट मैरिज कर ली थी। उधर फिल्म के हीरो राज कपूर के बैनर आरके की पहली रंगीन फिल्म संगम भी उन दिनों फ्लोर पर थी। राज कपूर का पूरा फोकस संगम के निर्माण पर था। ऐसे में उनकी ये इच्छा भी स्वाभाविक ही थी कि उनकी पहली रंगीन फिल्म संगम पहले रिलीज हो। ऐसे में डेट्स की समस्या का उठना भी लाजमी था। अपनों की बेवफाई को बर्दाश्त कर पाना शैलेंद्र के लिए बहुत मुश्किल हो चला था। इस बात का उन्हें ऐसा गहरा सदमा लगा था कि महीनों तक वो कलम उठा ही नहीं पाए। और उसके बाद शैलेंद्र ने अगर कुछ लिखा भी तो सिर्फ अपना दर्द कागज पर उड़ेला। विजय आनंद की फिल्म जल थीफ के लिए उन्होंने सिर्फ एक गीत लिखा और रिकॉर्ड कराया, रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूं कब हो सवेरा। और फिर उन्होंने वो फिल्म छोड़ दी। सपनों का सौदागर के लिए उन्होंने लिखा, ओ जिंदगी ऐ मेरी बेबसी, अपना कोई न था अपना कोई नहीं। दीवाना के लिए उन्होंने लिखा, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे, और हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम। 14 दिसंबर 1966 को दक्षिण मुंबई के एक अस्पताल में शैलेंद्र गुजरे तो उस समय उन्हें शंकर सिंह से शैलेंद्र बनाने वाले राज कपूर साहब के घर पर शाम को होने वाली राज साहब के जन्मदिन की पार्टी की तैयारियां चल रही थी। आगे चलकर फिल्म तीसरी कसम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रपति पुरस्कार मिला और फिर आम जनता ने भी इसे सर आंखों पर बैठाया। आज फिल्म तीसरी कसम की गिनती हिंदी सिनेमा के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में की जाती है, लेकिन ये सफलता देख पाना शैलेंद्र के भाग्य में नहीं था। शैलेंद्र की याद में उनके प्रशंसक और केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 हाथी बड़कला देहरादून के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी द्वारा प्रतिष्ठित शैलेंद्र सम्मान की स्थापना की गई है। संयोग से ये वही स्कूल है जिसका मैं पहली से 12वीं तक का छात्र रहा। स्वर्गीय शैलेंद्र से संबंधित ये तमाम जानकारियां मुझे सहारा समय साप्ताहिक के अपने कॉलम मेरे अजीज के लिए शैलेंद्र जी के बेटे दिनेश शैलेंद्र से की गई बातचीत और वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय रामकृष्ण की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त पुस्तक अर्धशती का रोमांच से हासिल हुई हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी दास्तान, किसी और भूली बिसरी शख्सियत की कहानी को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।